डेथ एंड मी। अध्याय 21। यह कैसे संभव है? अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए हत्यारा आगे बढ़ा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ऐसे कार्यों से उसके अंगों को और भी अधिक नुकसान होगा। बिना रुके उसने एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट किया। हालांकि ओप्रिल को इसका आसार पता था, फिर भी वह कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। आखिरकार उसके और हत्यारे के बीच साधना का अंतर बहुत बड़ा था। डियाकर ने एक बार फिर जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि हत्यारे ने वार से बचने की कोशिश नहीं की। दोनों के मुक्के आपस में टकरा गए। स्वाभाविक रूप से इस हमले में डियाकर हार गया और उसके हाथ की कुछ हड्डियां तुरंत टूट गईं। लेकिन हत्यारे की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। हालांकि वह डियाकर को पीछे धकेलने में कामयाब रहा, लेकिन उसने अपनी ताकत ज्यादा लगा दी, जिससे उसकी अपनी बाह पर गंभीर चोट आ गई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आध्यात्मिक ऊर्जा की पहली लहर से ओप्रिल पीछे हट गया और डियाकर भी रास्ते से हट गया। उसे बस अपने सामने मौजूद बच्चों को मारना था और उसका मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता। रीन और रोआन को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला था कि आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण एक शक्तिशाली ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के साधक की लात उनकी ओर आ पड़ी। निस्संदेह उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती। लेकिन ठीक उसी क्षण सभी ने एक कराहने की आवाज सुनी। हम्मा! बिल्कुल सही, उस ट्रैंक नाम के आदमी ने हमारी पीठ पीछे किसी को भेजा था। बूम! टक्कर के बाद धूल और पत्थरों का गुबार उठ खड़ा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रीन और रोआन बिल्कुल ठीक थे। उनके ठीक सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, ठंडे भाव से उस हत्यारे को देख रहा था। लात मारने पर ऐसा लग रहा था मानो बुजुर्ग के पैर पर किसी लोहे की दीवार से टकराई हो। बुजुर्ग को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। असंभव! जूरी वारेन के अलावा वारेन जनजाति में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कोई और सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसे में किसी और के लिए उसके इस जोरदार प्रहार को रोकना नामुमकिन है। उसने सचमुच उस हमले में अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा लगा दी थी। यहां तक कि उसके जैसा ऊर्जा संचय में माहिर व्यक्ति भी अपने पैर से उसके हमले को रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि वारेन जनजाति की सबसे नई संस्थापक अलंदा इयाल थी। जूरी वारेन ने इस स्थिति की आशंका पहले ही जता दी थी। जब तीसरे पक्ष को पता चला कि नारी जनजाति अब उनकी मदद नहीं करेगी, तो उनके पास आगे के खतरों को रोकने के लिए बच्चों को मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और संभावित लक्ष्यों में जुड़वां बच्चे सबसे अच्छे थे। आखिर वे साथ होंगे जबकि मिला हुई नान अकेली होगी। दो को मारना एक को मारने से कई गुना बेहतर है। हाँ, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं लंबे समय से ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के शिखर पर हूं, इसलिए यह बिल्कुल सही है कि मैं अपनी सफलता में कामयाब हो जाऊं। जहां तक तुम्हारे कंजूस प्रयास की बात है, वह तो शुरू से ही असफल होना तय था। तुम्हारे आते ही मैं तुम्हें देख रही थी। अगर कभी ऐसा समय आता जब बच्चे सचमुच खतरे में होते, तो मैं तुरंत बाहर आ जाती। इसके बाद अलंडा ने मुस्कुराते हुए ओप्रिल और डियाकर की ओर देखा। हालांकि मैं यह देखना चाहता था कि रीन और रोआन की रक्षा के लिए नियुक्त रक्षक वास्तव में युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हैं या नहीं। मुझे कहना होगा कि मैं आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न हूं। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने भी आपने जिस तरह से हार नहीं मानी, वही हमारे कबीले को चाहिए। मैं बाद में आप दोनों को साधना के लिए कुछ और संसाधन अवश्य दूंगा। ओप्रिल और डियाकर यह सुनकर बेहद खुश हुए। उप जनजाति नेता का पद मिलना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। डियाकर ने तो अपने हाथ के दर्द पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। रीन और रोआन ने भी राहत की सांस ली। अचानक हमालिया यह देखने के लिए बाहर भागी कि क्या हो रहा है। हालांकि पूरी घटना का वर्णन करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन सच तो यह है कि यह सब कुछ पल भर में ही हो गया। वह जितनी तेजी से हो सकती थी, घर से बाहर भागी। उसने सब कुछ भुला दिया और तुरंत रीन और रोआन को गले लगा लिया। उसके बच्चों से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। रीन का दिल खुशी से भर उठा। उस समय अपनी आत्मा की समस्या के कारण उसका अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं था। लेकिन अब वह समझ सकता था कि अतीत में दूसरे बच्चों को अपने माता पिता से मिलकर कैसा लगता था। उनकी आत्माओं के जुड़ाव के कारण रीन को भी अनजाने में वही भावना महसूस होने लगी जो रीन को होती थी। क्या बात है? क्या तुम भूल गए कि वह तुम्हारी असली मां नहीं है? रीन ने गुस्से भरी निगाहों से रोआन को घूरा। लेकिन उसके तुरंत बाद वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। हम्मा! तो क्या हुआ? मेरे सामने कूल बनने की कोशिश मत करो। यह शायद मेरे जितना मजबूत न हो, लेकिन जब उसने हमें गले लगाया तो मैंने तुम्हारे दिल को भी थोड़ा धड़कते हुए महसूस किया। रोआन ने नजरें फेर लीं और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। हमालिया ने जाहिर तौर पर जुड़वा बच्चों की सोल लिंक बातचीत नहीं सुनी थी। उस समय वह उस हत्यारे को और विशेष रूप से उसके सामने उपजनजाति प्रमुख को देखकर स्तब्ध रह गई। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि रीन और रोआन को बचाने वाली अलंदा इयाल ही थी। इसके बाद अलंडा ने अपना ध्यान हत्यारे की ओर वापस मोड़ा और तीखी आवाज में पूछा, क्या आप शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करना चाहते हैं या मुझे आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से मैं बाद वाला विकल्प पसंद करूंगा क्योंकि यह कहीं अधिक मजेदार होगा। इसके बाद भी मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं।
हत्यारे ने निर्मम हंसी हंसी। है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हत्यारे को पता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उसने अपने मुंह में छिपी जहर की थैली को निर्णायक रूप से काट लिया। जहर तेजी से उसके शरीर में फैल गया। अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ ही देर बाद उसने काला खून उगला और जमीन पर गिर पड़ा। अपने अंतिम क्षणों में हत्यारे ने बच्चों को घूर कर देखा। अगर जुड़वा बच्चे गलत समय और स्थान पर प्रकट न होते तो शायद उसे भागने का मौका मिल जाता। लेकिन यही वह क्षण था जब उसने देखा कि बच्चे भी उसे देख रहे हैं। उनके होठों पर उसे एक संतुष्ट और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। तुरंत ही वह समझ गया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। यह कैसे संभव है? अंततः उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उनकी मृत्यु हो गई। अंत में सच्चाई को जानने वाला वह अकेला ही था। अध्याय 22 संदेह। अलंदा ने हत्यारे की नब्ज जांची और पुष्टि की कि उसकी सचमुच मृत्यु हो गई है। लेकिन इससे उसे खुशी नहीं मिली। अगर वह जाकर रामिन ट्रांको से इस बारे में पूछता भी तो वह यही कहता कि उसके अंग ने अपनी मर्जी से काम किया। अब इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। कुछ ही समय बाद जनजाति के कुछ और योद्धा उस स्थान पर पहुंच गए। इस आदमी को यहां से ले जाओ। सावधान रहना क्योंकि इसकी मौत जहर से हुई है, मैं तुम्हें भी मरते हुए नहीं देखना चाहता। योद्धाओं ने तुरंत अलंदा के आदेशों का पालन किया और हत्यारे के शव को ले गए। अलंदा ने दियाकर को अपनी मुट्ठी की चोटों का इलाज करने के लिए भी कहा। फिर हमालिया ने अलंदा को अपने घर में आमंत्रित किया और उनका हार्दिक धन्यवाद किया। इतना अधिक विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। युवा पीढ़ी की रक्षा करना कबीले के योद्धाओं और बुजुर्गों का कर्तव्य है। हमें इस घटना की आशंका थी, इसलिए आपके बच्चे शुरू से ही किसी वास्तविक खतरे में नहीं थे। इसके बाद हमालिया ने पूछा, क्या वह हत्यारा उसी नारी जनजाति का था जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? अलंदा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, जूरी ने नारी जनजाति के साथ पहले ही गठबंधन कर लिया है, इसलिए वे हत्या का प्रयास नहीं करेंगे। बल्कि वे आपके बच्चों का अपहरण करने की कोशिश करेंगे। उन्हें मारने से नारी जनजाति को कोई लाभ नहीं होगा। अलंदा ने बोलना जारी रखा। इसकी कोशिश ट्रांको जनजाति ने की थी। वे हमारे साथ एक ही क्षेत्र में रहते हैं और लंबे समय से हमारे लिमन पर्वत पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि इसे बहुत बड़ी बात नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे पास अयस्क की खान होना और दूसरों के पास न होना निश्चित रूप से ईर्ष्या का कारण है। लेकिन अगर वे इसे हमसे छीनना चाहते हैं तो उन्हें शक्ति में हमसे आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए हमारी जनजाति अपनी वर्तमान स्थिति से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने हत्या की यह योजना बनाई। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि हमने उन्हें अपनी जनजाति में घुसपैठ करने दी और किसी को इस काम को अंजाम देने के लिए भेजा। दुर्भाग्यवश हत्यारे ने खुद को मार डाला, इसलिए हम यह साबित नहीं कर सकते कि हत्या का आदेश उन्होंने ही दिया था। हमालिया ने चिंतित चेहरे के साथ पूछे बिना नहीं रह सकी। क्या इसका मतलब यह है कि वे कोशिश करते रहेंगे? यह सुनकर अलंडा हंस पड़ी। वे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कम से कम इतने संदिग्ध तरीके से तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने पीक एनर्जी गैदरिंग विशेषज्ञ को भेजा है। आपको क्या लगता है उनके पास इस स्तर के कितने योद्धा होंगे? अगर उनके पास 2-3 और हों तो मैं प्रभावित होऊंगा। वे अपने कबीले की उम्मीद हैं क्योंकि उनके पास अभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में प्रवेश करने का मौका है। इस आखिरी योद्धा की मौत उनके लिए पहले ही बहुत बड़ा झटका है। यह सुनकर रीन और रोआन ने भी राहत की सांस ली। एक बार तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार हमले होते रहे तो उनकी जान की कोई गारंटी नहीं है। रीन और रोआन ने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं चला हो, लेकिन अलंदा उन्हें शक भरी निगाहों से देख रहा था। जब से मेहमान कबीले में आए थे, तब से वह किसी हत्यारे का इंतजार कर रहा था। जब आखिरकार उसे दुश्मन की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो रीन और रोआन अचानक घर के प्रवेश द्वार पर प्रकट हो गए। वह इस पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। समय बिल्कुल सटीक था। लेकिन कोई बात नहीं, वह अब भी इसे महज एक संयोग मान सकता था। लेकिन उन दोनों की हरकत देखने के बाद उसका यह विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। पहले तो वे ओप्रिल और डियाकर के साथ खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वह हत्यारा एक तरफ हटा, वे दोनों उसके पैर के ठीक सामने कूद पड़े। अलंदा घबरा गया कि हत्यारा बच्चों पर हमला करने का मौका कैसे ले सकता है। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि जुड़वा बच्चे ठीक उसी समय कूद पड़ेंगे। लेकिन फिर एक अविश्वसनीय घटना घटी। हत्यारे ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा और बच्चों के शवों पर जा गिरा। इतना ही नहीं, चमत्कारिक रूप से वह ओप्रिल के हमले की दिशा में चला गया। तभी अलंडा ने देखा कि बच्चे ठीक उसी समय वहां कूदे जब हत्यारा उन्हें देख नहीं पा रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने हत्यारे की अंधभक्ति का फायदा उठाया। क्या वे सचमुच सिर्फ बच्चे हैं? अभी से रक्त प्रत्यारोपण की अवस्था में हैं, रंगों को पहचानने की अभूतपूर्व क्षमता रखते हैं, और अभी अभी जो उन्होंने किया, यह मानना बहुत मुश्किल है कि उनमें सिर्फ एक बच्चे की बुद्धि है। यह प्रतिभा की सीमा से कहीं आगे है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि रीन और रोआन नवजात शिशु हैं। यह ऐसी बात नहीं है जिसे आसानी से छिपाया जा सके। मुझे बाद में जूरी से बात करनी होगी। कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके मन में हमारे कबीले के खिलाफ कोई दुर्भावना है।
हमालिया ने गौर किया कि अलंदा अन्यमनस्क लग रही थी। क्या सब ठीक है, बड़े साहब? कहीं चोट तो नहीं लगी? अलंडा जल्दी ही सामान्य स्थिति में लौट आया। अरे कुछ नहीं, चिंता मत करो। वैसे भी अब सब ठीक रहेगा, इसलिए मैं अब चलता हूं। मैं कभी कभी आकर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हाल चाल पूछता रहूंगा। हमालिया ने झुककर बुजुर्ग को धन्यवाद दिया। इसके बाद रोआन ने रीन की ओर देखते हुए टिप्पणी की। हमें और अधिक सावधान रहना होगा। हमें अलंदा की मौजूदगी का बिल्कुल भी पता नहीं चला, इसलिए संभव है कि उसने आज हमारी हरकतें देख ली हों। शायद वह जो अतिरिक्त मुलाकातें करने की योजना बना रहा है, वे सिर्फ हम पर नजर रखने के लिए है। रीन ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अलंडा समझ गया है कि हम जितने दिखते हैं उतने सीधे सादे नहीं हैं। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इससे कम से कम यह तो पता चलता है कि फिलहाल उसका हमारे खिलाफ कुछ करने का इरादा नहीं है। इसलिए अगर हम अचानक बिल्कुल सामान्य बच्चों जैसे हो गए तो और भी शक पैदा हो जाएगा। तुम भी मेरी तरह जानते हो कि हम इसे हमेशा के लिए छिपा नहीं पाएंगे। जब तक मम्मी पापा ज्यादा परेशान नहीं होते तब तक सब ठीक है। रोआन इसे नकारना चाहता था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि आज उनके कारनामे बहुत ही आकर्षक थे। अगर अलंदा वहां नहीं होती तो वे इसे आसानी से छिपा लेते, लेकिन अलंदा के होने से उनका बहाना बेकार हो गया। यह भी सच था कि उनकी प्रगति देर सवेर दूसरों का ध्यान भी खींच लेगी। खैर, ऐसा लगता है कि वह कुछ न देखने का नाटक करने का इरादा रखता है। चूंकि वह अनजान बनने का नाटक करना चाहता है, तो हम भी अनजान बनने का नाटक क्यों न करें? रीन ने सिर हिलाया। इसके अलावा अगर वह बिना पूर्व सूचना दिए हमसे मिलने आता है और हमें उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों से संबंधित अभ्यास करते हुए पकड़ लेता है, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। रीन और रोआन के बीच समझौता हो गया। शायद उनका भेद खुल जाना कोई बुरी बात नहीं है। अध्याय 23 कियान में जनजाति। एक सप्ताह जल्दी बीत गया और नारी जनजाति अंततः रवाना हो गई। उनके साथ वारिन जनजाति का एक बुजुर्ग और कुछ योद्धा भी थे। वे नारी जनजाति में पहले स्थिति का जायजा लेने जा रहे थे। उसके बाद ही वे वारिन जनजाति की व्यवस्था को लागू करने की योजना पर विचार कर सकते थे। यामन नारी ने बुजुर्ग और योद्धाओं की सुरक्षा की गारंटी भी दी। जब तक वह जीवित हैं, उनकी स्थापना क्षमता का उन्नत स्तर दूसरों के किसी भी मूर्खतापूर्ण विचार को रोकने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा उनके साथ आए संस्थापना के दूसरे वरिष्ठ सदस्य ने भी परिणाम देखे। नारी जनजाति के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते वे भी अपनी जनजाति की स्थिति से भली भांति परिचित थे। इसलिए उन दोनों को अपनी जनजाति के अन्य वरिष्ठ सदस्यों से बात करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी बीच वारिन नारी गठबंधन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास के सभी छोटे कबीलों को महज 2 दिनों में इसकी जानकारी मिल गई। जाहिर है, जो कहानी फैली उसमें नारी कबीले के उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का जिक्र था। वारिन कबीले पर हमला होने पर वे उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन किसी पर हमला करने में उनकी मदद नहीं करेंगे। यामन नारी ने अपने नाम से कुछ योद्धाओं को यह पुष्टि करने के लिए भेजा कि यह वास्तव में सही है। इससे वारिन जनजाति अगले कुछ वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। तब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। वास्तव में ट्रांको जनजाति के अलावा किसी अन्य छोटी जनजाति के साथ कोई खास समस्या नहीं थी। हालांकि इस क्षेत्र पर शासन करने वाली मध्यम आकार की जनजाति की कहानी कुछ और ही है। जैसा कि पहले बताया गया है, वारिन जनजाति को भी एक छोटी जनजाति माना जाता है, लेकिन वह मध्यम आकार की जनजाति बनने के करीब है। इस क्षेत्र में रहने वाली मध्यम आकार की जनजाति को कियान में कहा जाता था, लेकिन वे नारी जनजाति जितने शक्तिशाली नहीं थे। वारिन जनजाति के लगभग मध्यम आकार की होने के कारण उन्होंने उनसे आसानी से पंगा नहीं लिया। वारिन जनजाति का वार्षिक कर भी केवल दक्षिणी क्षेत्र के आधे हिस्से पर शासन करने वाली बड़ी जनजाति को ही दिया जाता था। उन्हें इस क्षेत्र पर शासन करने वाली कियान में जनजाति को कर देने की आवश्यकता नहीं थी। अंततः शक्ति ही जीतती है। यद्यपि कियान में जनजाति वारिन जनजाति के विरुद्ध युद्ध जीत सकती है, फिर भी यह तथ्य नहीं बदलता कि इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। युद्ध समाप्त होते ही आसपास के सियार इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। पिछले कुछ वर्षों में कियान में जनजाति में एक समस्या उभरने लगी। जिस प्रकार ट्रांको जनजाति का वारिन जनजाति में एक जासूस था, उसी प्रकार कियान में जनजाति का भी अपना एक जासूस था। इतना ही नहीं, उनका जासूस ट्रांको जनजाति के जासूस से भी कहीं बेहतर था। उसने पहले ही देखा था कि वारिन जनजाति में प्रतिभावान लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और उसने इसकी सूचना बहुत पहले ही दे दी थी। इससे कियान में जनजाति के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था। इसलिए उनकी जनजाति एक समाधान के बारे में सोच रही थी। पहले तो उन्होंने छोटी जनजातियों के साथ गठबंधन करके वारिन जनजाति से छुटकारा पाने के बारे में सोचा, लेकिन इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया गया। पहली बात तो यह कि कियान में जनजाति वारिन से अधिक शक्तिशाली है, तो छोटी जनजातियां कियान में जनजाति को वारिन जनजाति से छुटकारा दिलाने में मदद क्यों करेंगी? बल्कि वे तो वारिन जनजाति को अपनी जगह लेते देखना पसंद करेंगी। ट्रांको जनजाति को छोड़कर अधिकांश जनजातियों का बेवजह युद्ध शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि वारिन जनजाति हमेशा से अपनी अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध रही है। उन्होंने कभी भी आसपास की छोटी जनजातियों को परेशान करने का प्रयास नहीं किया।
यह कहा जा सकता है कि यद्यपि उनकी प्रणालियां भिन्न थीं, वारेन जनजाति के उनमें से अधिकांश के साथ अच्छे संबंध थे। वारेन जनजाति की विशेषता उनकी अयस्क खदान है और अन्य छोटी जनजातियों की भी अपनी अपनी विशेषताएं थीं। वारेन जनजाति ने उन जनजातियों के साथ कई व्यापार किए और उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किए बिना उचित मूल्य भी चुकाया। वारेन जनजाति ने वर्षों से जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, उसे देखते हुए छोटी जनजातियां निश्चित रूप से उन्हें इस क्षेत्र पर शासन करने वाली मध्यम आकार की जनजाति के रूप में पसंद करेंगी। हालांकि वारेन जनजाति के विरुद्ध उन्हें एकजुट करने का प्रयास संभवतः उनके लिए ही उल्टा पड़ जाएगा। अब नारी जनजाति के भी इस संघर्ष में शामिल होने से उनकी स्थिति और भी जटिल हो गई। कियाम में जनजाति में बुजुर्ग लोग नारी वारेन गठबंधन के बारे में इस खबर पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। उनके कबीले के मुखिया यिस्वाल कियाम में गुस्से भरे चेहरे से बुजुर्गों को देख रहे थे। क्या नारी जनजाति वारेन जनजाति की कुछ प्रतिभाओं को जबरदस्ती छीनने नहीं आई थी? फिर वे सहयोगी कैसे बन गए? क्या कोई मुझे यह समझा सकता है? जामियो कियान में नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति उठा और बोलने लगा। हमारा जासूस अभी अभी लौटा था, इसलिए उसने मुझे अपनी यात्रा के दौरान देखी हर बात बताई। ऐसा लगता है कि वारेन जनजाति ने 0 से 10 वर्ष की आयु के सभी युवाओं को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने ईमानदारी से उनकी प्रतिभाओं का परीक्षण करवाया। उन्होंने बताया कि उस दिन मैदान में लगभग 300 बच्चे ऐसे थे जिनकी प्रतिभा का स्तर भूरे रंग के बच्चों से अधिक था। यिस्वाल यह देखकर दंग रह गया, यह संख्या तो बिल्कुल बेतुकी थी। हमें पता था कि वारेन जनजाति में प्रतिभाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन इतनी अधिक नहीं। हमें उनके बहुत मजबूत होने से पहले कुछ सोचना होगा। फिर एक अन्य बुजुर्ग ने सुझाव दिया, क्यों न हम किसी दूसरे मध्यम आकार के कबीले से मदद मांग लें? युद्ध समाप्त होने के बाद हम उन्हें सारी संपत्ति दे सकते हैं। जब तक हम वारेन कबीले से छुटकारा पा लेते हैं, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखेगा। हम अपनी काफी ताकत भी बचा लेंगे। यिस्वाल ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। अगर नारी जनजाति के उनसे गठबंधन करने के तुरंत बाद हम हमला कर देते हैं, तो यह उनके स्वाभिमान को कुचलने जैसा होगा। इससे एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान होगा। ये नए प्रतिभाशाली लोग अभी बच्चे हैं। कम से कम 25 वर्ष की आयु से पहले वे हमारी जनजाति के लिए कोई समस्या नहीं होंगे। आखिरकार, जब तक उनके पास ग्रीन एप्टीट्यूड लेवल या उससे अधिक न हो, तब तक ये बच्चे इस दौरान ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों तक ही पहुंच पाएंगे। इसके अलावा हमें एक सहयोगी ढूंढना होगा। नहीं, चलिए 2 ऐसे सहयोगी ढूंढते हैं जो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार हों। वे आपस में लाभ बांट लेंगे जबकि हमारा कबीला एक बार फिर अपने क्षेत्र पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेगा। फिर एक अन्य बुजुर्ग ने सुझाव दिया, उन्हें 5 साल का समय दीजिए। नारी जनजाति के साथ उनके संबंध सामान्य होने के लिए इतना समय काफी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम हमला भी करते हैं तो मुझे संदेह है कि नारी जनजाति हस्तक्षेप करेगी। यिस्वाल ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। यह काफी नहीं है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया? वारेन जनजाति ने उन्हें अपनी प्रतिभा संवर्धन प्रणाली दिखाई। नारी जनजाति को प्रतिभाओं की आवश्यकता को देखते हुए वे संभवतः उसी प्रणाली को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए 5 साल पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें वारेन जनजाति की मदद की लंबे समय तक आवश्यकता होगी। यिस्वाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, 10 साल, इससे ज्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते। 10 साल की उम्र में बच्चे ज्यादा से ज्यादा 20 साल के होंगे और यह भी ध्यान रखना होगा कि 10 साल के बच्चे कुल संख्या का एक छोटा सा हिस्सा ही होंगे। मुझे शक है कि इतना समय बीत जाने के बाद नारी जनजाति दखल देगी। इसके अलावा इस बीच हम उन्हें कमजोर करने के दूसरे तरीके भी आजमा सकते हैं। यह सुनकर कि वे वारेन जनजाति को कमजोर करने के लिए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी बुजुर्ग तुरंत समझ गए कि इस सवाल का क्या मतलब था। मान गया। अध्याय 24। समय तेजी से बीतता है। समय बीतता गया और साल गुजार गए। नारी जनजाति के समर्थन से वारेन जनजाति काफी शांतिपूर्ण रही। शुरुआत में कुछ जनजातियों को डर था कि वारेन जनजाति इस मौके का फायदा उठाकर कर वसूलना शुरू कर देगी। हालांकि नारी जनजाति किसी पर हमला करने में उनकी मदद नहीं करेगी, लेकिन उन्हें खुद पर हमला होने का भी डर नहीं था। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत वारेन जनजाति ने आसपास की जनजातियों के साथ अपने अच्छे संबंध और व्यापार जारी रखे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका अन्य जनजातियों से कुछ भी वसूलने का कोई इरादा नहीं था। एकमात्र अपवाद ट्रांको जनजाति थी। वारेन जनजाति ने उनसे कोई कर नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने उनके साथ सभी व्यापार और संबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो ट्रांको जनजाति को इतनी परवाह नहीं होती। आसपास कई अन्य जनजातियां थीं जिनके साथ वे व्यापार कर सकते थे। हालांकि वारेन जनजाति द्वारा दिखाई गई उपेक्षा के कारण अन्य जनजातियों ने भी उनसे दूरी बना ली। इसी वजह से ट्रांको जनजाति को अपनी जरूरत की सामग्री जुटाने में काफी कठिनाई हो रही थी। कभी कभी उन्हें बेचने या अदला-बदली करने के लिए काफी दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी। इसी कारण रामिन ट्रांको ने आदेश दिया कि अब से सभी को चुपचाप रहना चाहिए। इस तरह का बर्ताव जल्द ही खत्म हो जाएगा, उन्हें बस इंतजार करना था। आज मार्शल आर्ट्स के गुरु के घर के सामने 61 बच्चे इकट्ठा हुए थे।
हर नए साल की शुरुआत में ब्राउन लेवल या उससे ऊपर की योग्यता रखने वाले 5 साल के बच्चे आधिकारिक तौर पर अपना योद्धा प्रशिक्षण शुरू करते हैं। हालांकि जनजाति के सभी सदस्यों के पास शरीर रूपांतरण क्षेत्र की साधना पुस्तिकाएं उपलब्ध थीं, लेकिन केवल योद्धा बनने के इच्छुक बच्चों को ही उचित प्रशिक्षण मिलता था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि रीन और रोआन भी वहां मौजूद थे। इन 5 सालों में वे पूरी तरह से गुमनाम रहे थे। उनकी असली ताकत के बारे में सिर्फ जूरी, अलंदा, उनके माता पिता और दोनों रक्षकों को ही पता था। फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन दोनों नन्हे शैतानों का पता न चले, उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें बाहर की किसी बात का पता ही नहीं है। साथ ही उनके दोनों रक्षकों को भी चुप रहने की सलाह दी गई थी। उनके परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आखिरकार ओप्रिल और डायकार को लार्क परिवार के जुड़वा बच्चों और बाकी बच्चों के बीच का अंतर कभी न कभी जरूर पता चल ही जाता। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। वे दोनों आखिरकार अपने खोल से बाहर निकलकर खुले में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकेंगे। इस दौरान रीन और रोआन ने जरा भी ढिलाई नहीं बरती। वे पहले ही शरीर रूपांतरण के आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि वे अभी भी पहले स्तर पर हैं, लेकिन उनकी प्रगति वाकई चौंकाने वाली है। रीन और रोआन के पिता को ही देख लीजिए। उनकी उम्र 31 साल है, लेकिन अपनी भूरे रंग की क्षमता के साथ वे अभी भी मांसपेशियों को मजबूत करने के चरण में ही हैं। यहां तक कि ब्राउन लेवल की योग्यता भी रीन और रोआन के वर्तमान स्तर तक पहुंचने में लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु तक ही पहुंच पाती है। येलो लेवल की योग्यता थोड़ी तेज थी, आमतौर पर 12 से 15 वर्ष की आयु में ही इस स्तर तक पहुंच जाती थी। युवा पीढ़ी में केवल मिला ही रीन और रोआन से मिलती जुलती दिखती थी, जिसने 5 वर्ष की आयु में साधना शुरू की और 9 वर्ष की आयु तक आध्यात्मिक दृष्टि के स्तर तक पहुंच गई। उसने केवल 4 वर्षों की साधना में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली। बेशक मिला और लार्क जुड़वा बच्चों में बहुत बड़ा अंतर था। एक तो मिला की योग्यता का स्तर हरा था, इसलिए उसे पालन पोषण में साधना के भरपूर संसाधन मिले। लेकिन रीन और रोआन के मामले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनकी असली ताकत पूरी तरह से उनके अपने प्रयासों से बनी थी। खैर, इसे प्रयास कहना भी ठीक नहीं होगा। उन्हें पीछे रह जाने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। वे एक दूसरे को कुचलने के लिए पागलों की तरह अभ्यास करते थे। अगर रीन या रोआन इकलौते बच्चे होते, तो उनके वास्तविक परिणाम आज के मुकाबले कहीं कम होते। रीन और रोआन का आध्यात्मिक दृष्टि में होना इस बात का संकेत था कि वे अपनी नाड़ियों को खोलने के लिए तैयार हैं। आध्यात्मिक दृष्टि की अवस्था साधक को अपनी आंतरिक नाड़ियों को देखने की अनुमति देती है। इस दुनिया में हर किसी की अपनी नाड़ियां होती हैं। वे अपने अपने मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए अपनी नाड़ियों को खोलते समय किसी और के अनुभव का उपयोग करना असंभव था। हालांकि मेरिडियन की संख्या कभी नहीं बदली। चाहे पुरुष हो या महिला, सभी के पास ठीक 103 मेरिडियन थे। ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश तभी संभव है जब सभी 103 मेरिडियन खुल जाएं, कोई अपवाद नहीं। या ऐसा होना चाहिए। रीन और रोआन अलग थे। उनके पास 103 के बजाय 104 मेरिडियन थे। बेशक इसके बारे में केवल उन दोनों को ही पता था। यह पुष्टि करने के बाद कि वास्तव में सभी के पास केवल 103 ही हैं, वे आखिरी मेरिडियन का कारण केवल श्वेत और अंधकार में प्रकाश तथा उनकी आत्माओं के बीच धागे के संबंध को ही मान सकते थे। फिर भी अभी इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने आखिरी 2 मेरिडियन खुलने के बाद इस पर विचार करने का निर्णय लिया। हमारे माता पिता, डियाकर, ओप्रिल, जूरी और अलंडा के अलावा हमारे सुधार के बारे में किसी और को पता नहीं था। आखिरकार हमें अब छिपने की जरूरत नहीं है। रीन ने आसपास मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और पूछा, आपको क्या लगता है कि जूरी हमारे वास्तविक स्तर को सभी को कैसे समझाएगी? रोआन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ज्यादातर संभावना है कि वह बस यही कहेगा कि हम जन्म से ही इस क्षमता के साथ पैदा हुए थे या कुछ इसी तरह की बकवास करेगा। खैर, यह मामला उसका है, हमारा नहीं। जैसे ही हम 5 साल के हुए, अपनी साधना के स्तर को छिपाना नामुमकिन हो गया। रीन को यह बात माननी पड़ी कि यह सच था। अगर रीन और रोआन योद्धा प्रशिक्षण के लिए नहीं आते, तो इसका मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ थी। जूरी इतने लंबे समय तक जुड़वा बच्चों को क्यों छुपाए रखेगी? खुलेआम सामने आने से कहीं ज्यादा ध्यान तो इस छुपाने से ही आकर्षित होगा। जो भी हो, जब तक आप हमें बेनकाब नहीं करते, तब तक हम ठीक रहेंगे। रोआन के होंठ फड़कने लगे। क्या तुम लड़ाई ढूंढ रहे हो? रीन ने नाक सिकोड़ी और उसे नजरअंदाज कर दिया। पिछले 5 सालों में उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं की थी, उन्होंने एक दूसरे से काफी लड़ाई भी लड़ी थी। लेकिन एक समस्या थी, उनकी ताकतें काफी हद तक मिलती जुलती थीं। इसलिए जहां रीन ने कुछ लड़ाइयां जीतीं, वहीं रोआन ने भी अपनी अपनी जीत हासिल की। जाहिर है, जब भी वे किसी बात पर सहमत नहीं होते थे, तो वे लड़ाई करके ही उसका हल निकालते थे। ये दोनों तो बिल्कुल भी साथ नहीं रह सकते। पिछले 5 वर्षों में वारिन जनजाति प्रणाली में भी लगातार सुधार होता चला गया। जनजाति में 4 और प्रतिभाशाली बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें से एक का जन्म रीन और रोआन के जन्म के ठीक 2 महीने बाद हुआ था। इसी कारण वह भी योद्धा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों के इस नए समूह में शामिल था। उसका नाम रिवियो जुएटन था। हालांकि एक छोटी बच्ची थी जो इस साल 5 साल की हो गई थी, जिसे याद करके जूरी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसका नाम इन्ना मलाका था, जो ब्लू एप्टीट्यूड लेवल की छात्रा थी।
अध्याय 25 एक नई परीक्षा। अगर इसमें कुछ अच्छा था तो वह यह था कि इन्ना मलाका की प्रतिभा के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था, सिवाय उस बुजुर्ग के जिसने परीक्षा ली थी और उसके परिवार के। जूरी को हर स्तर की प्रतिभा के बारे में बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वे महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन इतनी दुर्लभ नहीं है। इसलिए उसने उनके अस्तित्व को छिपाया नहीं, खासकर अब जब उन्हें नारी जनजाति की मदद मिल रही है। लेकिन एक समस्या थी। जब मिला का जन्म हुआ तो उसे अन्य कबीले के सरदारों के बेटों से कई विवाह प्रस्ताव मिले। कियान में कबीला भी अपवाद नहीं था। जाहिर है उनका मुख्य उद्देश्य बेटी को अपने साथ लाना था। दुर्भाग्य से जूरी ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया और कहा कि यह मिला की अपनी पसंद होगी। वे चाहे जितना भी नाराज हों, वे कुछ नहीं कर सकते थे और न ही वे इस बात पर युद्ध शुरू करना चाहते थे। लेकिन इन्ना मलाका की कहानी तो बिल्कुल ही अलग थी। ये सिर्फ आसपास के कुछ कबीलों के प्रस्ताव नहीं थे। अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल जाता तो वारेन कबीले पर हर तरफ से शादी के प्रस्तावों की बाढ़ आ जाती। इनमें एस्ट्रेक शहर के प्रभावशाली परिवार और यहां तक कि हनोई कबीला भी शामिल था, जो उस क्षेत्र के आधे हिस्से पर अपना नियंत्रण रखने वाला विशाल कबीला है जहां वे रहते हैं। सबसे पहले तो जूरी को पता था कि उसकी नई प्रणाली से बेहतर बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह नीली प्रतिभा वाले बच्चे के लिए भी काफी है। जूरी का मानना था कि साधारण परिवारों के बच्चों के अच्छे बनने की भी एक सीमा होती है। इतनी बड़ी संख्या में हरी प्रतिभा वाले बच्चों का सामने आना तो उनके लिए बहुत ज्यादा ही जोखिम भरा था। जूरी ने तो यहां तक सोच लिया था कि वह अपने कबीले के सदस्यों से यौन संबंध बनाने का समय कम करने के लिए कहे, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि अगर उसने ऐसा सुझाव दिया तो वह एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने तुरंत उस विकल्प को त्याग दिया। साधना की दुनिया में कबीले की कामुकता को कम मत समझो। अपनी सुरक्षा के लिए किसी को भी इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। बेचारे जूरी को पता ही नहीं था। बेशक उसकी नई प्रणाली से माता पिता स्वस्थ बच्चों को जन्म दे पाते थे, जिससे उच्च प्रतिभाओं के प्रकट होने की संभावना बढ़ जाती थी। यह बात बिल्कुल सच थी और अन्य जगहों पर भी काम करती। लेकिन सिर्फ इससे इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता था? इसका असली कारण उसके कबीले में रहने वाले सफेद और काले बालों वाले दो छोटे लड़के थे। या यूं कहें कि एक खास सफेद और काले रंग का प्रकाश गोला था जो उनकी आत्माओं को जोड़ता था। रीन और रोआन समेत किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कबीले के आसपास स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यांग का संतुलन लगभग हर जगह से दोगुना बेहतर था। यही अचानक इतने सारे हरे और यहां तक कि नीले स्तर की योग्यताओं के प्रकट होने का असली कारण था। और यह अभी खत्म नहीं हुआ था। रीन और रोआन जितना अधिक समय यहां रहेंगे, संतुलन उतना ही बेहतर होता जाएगा। बेचारे जूरी को नहीं पता कि भविष्य में उसका और उसके कबीले का क्या होगा। कोई सिर्फ यही सोच सकता है कि कहीं वह चिंता से गंजा न हो जाए। हालांकि जूरी का मानना है कि इन्ना का जन्म महज एक संयोग था। उसे इस बात पर पूरा शक है कि उनके कबीले में ऐसी प्रतिभा दोबारा पैदा होगी। लेकिन उसकी बात सही थी या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। असली समस्या तो यह थी कि मलाका परिवार की बेटी पर नजर रखने वाली उन सभी शक्तियों से कैसे निपटा जाए। उस दिन जब बड़े बुजुर्ग को इन्ना की प्रतिभा के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत जूरी और अलंदा को बुलाया। सौभाग्य से रीन और रोआन के जन्म के समय जूरी ने प्रतिभा परीक्षण में बदलाव कर दिया था। अब बच्चे अकेले ही परीक्षा दे सकते थे और केवल बड़े बुजुर्ग और उनके परिवार वाले ही उसे देख सकते थे। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि इन्ना मलाका भी हरित प्रतिभा की धनी है, जिससे उन्हें कुछ विवाह प्रस्ताव भी मिले, लेकिन कम से कम वे बिना ज्यादा परेशानी के उन्हें अस्वीकार कर सकते थे। लड़की को विदा करने की उसकी अनिच्छा तो दूर की बात थी। समस्या यह थी कि अगर वह चाहता भी तो प्रस्ताव रखने वाली बड़ी शक्तियों में से केवल एक को ही चुन सकता था। जाहिर है इससे बाकी लोग नाराज हो जाते, जो वारेन जनजाति के लिए अच्छा नहीं था। जूरी ने इन्ना मलाका के परिवार से कसम खिलवाई कि वे इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे, वरना उनके कबीले पर विपत्ति आ जाएगी। उस समय इन्ना को खुद भी नहीं पता था कि उसके पास नीले स्तर की प्रतिभा है। वह रीन और रोआन से जरा भी कम खतरनाक नहीं थी। आखिरकार संप्रदाय भी इस तरह की प्रतिभा में दिलचस्पी लेंगे, शायद रीन और रोआन से भी ज्यादा, क्योंकि उन अजीब रंगों के कारण उनकी प्रतिभा का सही आकलन नहीं किया जा सकता। अब इन्ना मलाका, जो नीले स्तर की योग्यता वाली लड़की थी, रीन, रोआन और रिवियो के साथ नए बैच में शामिल हुई। कुछ लोग उसे हरे स्तर की मान सकते हैं। हालांकि वारेन जनजाति में अब तक शुरू हुई यह सबसे मजबूत मार्शल आर्ट क्लास मानी जाती थी। रीन और रोआन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनके लिए इतना ही काफी था कि वे मजबूत होकर दूसरे को अपने अधीन कर लें। कक्षाओं के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक हर साल बदलते थे। इस वर्ष जूरी ने कोई जोखिम न लेने का फैसला किया और तुरंत अलंदा को यह जिम्मेदारी सौंप दी। अलंदा, जाहिर है, इसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक ग्रीन लेवल, 2 मॉन्स्टर ट्विंस और एक सीक्रेट ब्लू लेवल, उनके भविष्य के कारनामों के बारे में सोचकर ही उसका खून खौल उठा। अलंदा पहले से तैयार होकर मंच पर गई और उसने भाषण दिया। इस साल इतनी प्रतिभाओं को देखकर बहुत खुशी हो रही है। याद रखो, अब से तुम योद्धा बनने वाले हो। चाहे लड़का हो या लड़की, मैं किसी के साथ नरमी नहीं बरतूंगा। युद्ध में लिंग भेद नहीं होता, सिर्फ जीत और हार होती है।
अगर तुम अपने कबीले, परिवार और दोस्तों की रक्षा करना चाहते हो, तो प्रशिक्षण में अपना पूरा जोर लगा दो। जो भी लापरवाही करते पाए जाओगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं जो भी पूरी मेहनत करेंगे, उन्हें उनकी प्रतिभा की परवाह किए बिना पुरस्कृत किया जाएगा। योद्धा कबीले की शान होते हैं, और कबीले का योद्धा बनना तुम्हारी शान है, यह बात याद रखना। वैसे मेरा नाम अलंदा इयाल है, मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे की साधिका हूं। मैं वारेन जनजाति की उपनेता भी हूं। मैं इस वर्ष की कक्षाओं की देखरेख करूंगी और आप सभी से अपेक्षित सम्मान की अपेक्षा करती हूं। अब जिन्हें मैं बुला रही हूं, वे उठकर आगे आए। हम आपकी मौलिक आत्मीयता का परीक्षण करने जा रहे हैं। रीन और रोआन ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। नाम से तो उन्हें कुछ अंदाजा था कि यह किस बारे में है, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी एलिमेंटल एफिनिटी टेस्ट के बारे में क्यों नहीं सुना था।